Question number 378, Miss Ishita Chorta. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मंच में कुछ ऐसे मुद्दों को उठाना चाहती हूँ जो आज के देश की जनता के मन में चिंता और असुरक्षा की भावना को पैदा कर रही है। मैं अपना सवाल सरकार से करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान सपोर्टेड टेरर ग्रुप्स हमारे भारत के नियंत्रण रेखा को बार बार पार कर घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। हाल ही में पहलगाम में जो अटैक हुआ वो न सिर्फ हमारे सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे देश ने ऐसे हालातों से निपटने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का उपाय निकाले हैं। मैं और भी पूछना चाहती हूँ कि हमारी सरकार कौन कौन से डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजीज अपना रही है ताकि हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सके। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान हमारे पहलगाम में घुस गए। ऐसे पहलगाम में बिना सुरक्षा में कैसे ऐसे हमलों कर दिया। क्या आपके सरकार में औरतों की मांग के सिंदूर का कोई दाग नहीं? मैं सरकार से एक ठोस उत्तर की प्रतीक्षा करूँ। Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने विपक्ष नेता को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाए जिनका जवाब देना काफी जरूरी था। आज भारत की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हम केवल बयानों से नहीं, जमीनी एक्शन से जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात करें तो हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब किया है। यूएन में जैश-ई-मोहम्मद और एलएटी जैसे आतंकी संगठनों को ब्लॉकलिस्ट कराना हमारी जीत है जो हमारे विपक्ष नेता अपने कार्यालय में कराने में असमर्थ थे। आगे सेनाओं की बात करें तो हमने उन्हें पहले की तरह रिएक्शन पर नहीं, एक्शन पर यकीन करवाया है। साफ निर्देशों के साथ आगे बढ़ने दिया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालकोट एयर स्ट्राइक, 2023 का ऑपरेशन त्रिनेत्रा और 2025 में हॉट प्रोसेट एक्ट। आपके समय में तो हमारे सेनाओं पर पत्थर फेंके जाते थे मगर आज उनकी इज्जत की जाती है। अब ये भारत घर में घुसकर बाकायदा अटैक कर रहा है। अब हम आधुनिकता की बात करें तो हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और सुरक्षा को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। एलओसी पर एआई पावर सर्वेलेंस, मोटर सेंसर फेंसिंग, एंटी इंफिल्ट्रेशन रडार हर एक घुसपैठ को जवाब देने के लिए। अब आदरणीय विपक्ष नेता, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के कुछ नेता संसद में चिल्लाते हैं, सवाल पूछते हैं मगर अपना समय भूल जाते हैं। इनके समय में नक्सलवाद 200 से अधिक जिलों में फैल गया था। 2016 में कश्मीर में 2700 से अधिक पत्थरबाजी की घटनाएं आई थी। 26/11 जिससे पूरा भारत कांप गया था, उसका जवाब देने के लिए इनको 9 साल लग गए। और ये हमारी आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये वही विपक्ष नेता है जिन्हें अफजल गुरु के फांसी पर ऐतराज था और आज भी इनकी लापरवाही की वजह से हमारे जनताओं को आतंकवादी घुसपैठ से जूझना पड़ रहा है। अब रही बात स्ट्रेटेजिक रेजिस्टेंस की, तो ये हमारी नीति है कमजोरी में। इनको शायद पता न हो कि हमारा भारत शोर मचाने में नहीं, शौर्य दिखाने में विश्वास रखता है। हम नारेबाजी नहीं करते, जमीनी एक्शन से जवाब दे रहे हैं। हमारी नीतियाँ टीवी स्क्रीनों पर नहीं बनती, जमीन पर उतरकर असर दिखा रही है। अब ये भारत प्रतिरोध नहीं प्रतिशोध करता है और हर एक घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब देता है। धन्यवाद। Question number 199, Miss Anushka Ghosh. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इस मंच में राष्ट्र की शिक्षा नीति को लेकर कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि तीनों भाषा की पढ़ाई में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? एनईपी के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। स्थानीय भाषा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों है? मैं इसके साथ यह भी कहना चाहती हूँ कि हर साल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों है? विज्ञान लैब में पर्याप्त यंत्र न होने के कारण छात्रों को असुविधा होती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस पर किसी का कोई ध्यान क्यों नहीं है? मैं सरकार से एक जिम्मेदार उत्तर की प्रतीक्षा करती हूँ।
में नहीं बल्कि उन करोड़ों युवाओं की आवाज़ बनकर खड़ी होना चाहती हूँ जिनका भविष्य हमारे शिक्षा के तंत्र की मजबूती पर निर्भर करता है। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार वादे नहीं करती, हम बदलाव करके दिखाते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 15 लाख से भी ज़्यादा स्कूल बनवाए गए, जिसमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाएं दी गई। पीएम श्री स्कूल के तहत 14,500 नए आधुनिक स्कूल बनवाए गए, जो 2014 के पहले बिल्कुल एक सपना था। NEP 2020 भारत की सबसे दूरदर्शी नीति, जिसके अंतर्गत बोर्ड्स के पैटर्न में किए गए बदलाव, कक्षा 5वीं और 8वीं में पास फेल का प्रणाली लागू किया गया एवं परीक्षाओं में CBQ क्वेश्चंस का मात्रा भी बढ़ाया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत NMMS में 12,000 प्रति वर्ष रुपए दिए गए, निर्धन परिवारों के लिए सहारा। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ NSP पोर्टल के तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा छात्रों को हुआ था। बात आती है कॉलेजेस की, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। IIT, IIMs और IIITs का भी संख्या बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में मॉडर्न स्कूल योजना रोकी गई और पीएम श्री स्कूल के तहत 14,500 नए आधुनिक स्कूल बनवाए गए। ड्रॉप आउट रेट भी Please maintain the decorum. ड्रॉप आउट रेट भी 4.4% से घटकर 1.9% हो गया है। साथ ही लड़कियों का नामांकन भी बढ़ा। हमने सिर्फ बदलाव किया ही नहीं बल्कि बदलाव को महसूस करवाया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, 2014 के पहले शिक्षा सिर्फ फाइलों में थी, स्कूलों में नहीं। न लैब थी, न क्लासरूम और न ही अफसर। IIT और IIM सिर्फ गिने चुने शहरों तक ही सीमित थी। छात्रवृत्तियाँ रुकती थी और योजनाएं कागजों पर दम तोड़ती थी। लेकिन आज यह सब कुछ बदल गया है। 7 नए IIT, 7 नए IIMs और 16 नए IIITs बनवाए गए। 400 से ज़्यादा अधिक नए कॉलेजेस बनवाए गए और 1 करोड़ से भी ज़्यादा छात्राओं ने उठाया है छात्रवृत्तियों का लाभ। हमने जो कहा वो किया और जो कर रहे हैं वो देश का भविष्य बना रहा है। शिक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को आज छात्र छात्राओं की चुप्पी भी जवाब दे रही है, क्योंकि अब उनके पास सवाल नहीं है और हमारे पास हर उत्तर है। यही है नया भारत और यही है हमारी शिक्षा क्रांति। धन्यवाद। Honorable members, kindly maintain the decorum of the House. Question number 423, Ms. Icha Sharkar. Honorable Speaker Ma'am, respected members of the House, and to the Health Minister, whom I must say seems to be more dedicated to denial than delivering proper health care. Today, I rise with grave concerns over the state of our nation's health system. Let me begin with the Koraput incident of Orissa, where 5 critically ill patients walked into a government hospital, hoping for treatment, and went out as dead bodies. Why? Because your government allegedly allowed wrong injections to be administered. Is this your definition of healthcare, Honorable Minister? Or is it healthcare roulette, where the patients gamble our lives whenever we enter a hospital? Let me remind this House, this isn't an isolated incident. Just some days ago in Karnataka, there was also a case of misdiagnosis. Even the woman didn't receive proper treatment, but your government did receive yet another failure mark of negligence. And before any of you claim that this is a state issue, let me clarify that this is a national failure. The Comptroller and Auditor General itself has exposed the truth that hospitals everywhere, from the most developed state Kerala to the rest of the country, are drowning in shortages, not just for staffs, infrastructure or basic medicines, but the standards set by the Indian public health standard. We can see that the government is failing to provide the minimum necessities that we deserve, and I have some proof. Hyderabad, Telangana. Pain medicines filled with talcum powder and starch. Maharashtra. Antibiotics of government hospitals were nothing but talcum powder. Capital of India, where fake cancer drugs are being sold worth in crores. And let's not forget Kolkata, the city of joy, where fake medicines are sold for crores by giants like Cipla and Dr. Reddy's. And let me remind this House the infamous case of Nagpur, where medicines in all government hospitals
were nothing but talcum powder and starch. This isn't just negligence. This is playing with our lives. Medicines which are supposed to cure are turning into poison. I want to ask the health minister that is this the new India that we were promised? But medicines are lacking medicines. Honorable Minister, how long will you operate in damage control mode while with your ordinary people try to strive in survival mode? The health minister's duty is to deliver healthcare and not to give big speeches. Thank you. Honorable Health Minister, kindly bring things decorum. Honorable Speaker, respected members of the House, and to my honorable colleague, who I must say seems more interested in drama than data. I rise not in denial but in defense of the facts. Let's start with what's truly tragic, the habit of politicizing pain while ignoring progress. Yes, the Koraput incident is briefly tragic, but I am clearing the fact that investigation is already underway and arrests have been made. But to equate one horrifying local failure with the collapse of a national health system, that's not concern, that's clickbait politics. And you brought up the misdiagnosis in Karnataka, a real issue. But I also wonder if you have brought up the Ayushman Bharat health and wellness centers opened across India, or the 5 crore plus treatments done under Ayushman Bharat Yojana. No, selective outreach seems to be the only prescription in your medical kit. Also, let's talk about shortages. Yes, we face it, like every country post-pandemic. But under our government, we have increased the number of medical colleges by 69% and AIIMS institution by 300% in the last 10 years. Please bring things decorum. And we have trained lakhs of ASHA workers and digested over 30 crore health records under Ayushman Bharat Digital Mission. Also, we have increased the numbers of medical stores by 90%. Not now to the medicine mafia, a problem older than your party's last election promise. But under this government, 3,000 fake drug manufacturing units have been shut down, and new laws are in motion to tighten the pharmaceutical regulation. And raids are not just happening in Telangana or Maharashtra, but nationwide, something that took courage, not just complaints. And about the new India you heard, this is the same new India where indigenous vaccines have been saving lives during COVID, and where telemedicine has connected villagers to specialists, and where we are producing generic medicines at 90% cheaper than in the West. And we are looking for, and if you are looking for poison, it's in your rhetoric, not our reforms. And the health ministry is not here to trend, it's here to transform. So we don't want to go viral, but we are going vital. So yes, we accept there are failures, but unlike some, we don't use them as hashtags. We use them as a fuel to fix the system. So honorable member, I want to ask you that if you are truly with the people, are you going to help us reforming the system, or are you going to just practice your monologues for your next plenary? और हाँ, ये न्यू इंडिया है, यहाँ सवाल का जवाब भी मिलता है और इंसाफ भी। करते रहिए और हम समाज सेवा करते रहिए। धन्यवाद। Question number 212, Miss Anushka Ram. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सबके समक्ष आगामी बजट के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, जैसे कि हम जानते हैं कि राजकोषीय घाटा हमारे देश की आर्थिक स्थिति